हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल निविरा क्लासेस। आई एम निवेदिता जायसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आईपीसी का सेक्शन 378 जो डील करता है थेफ्ट और इसके इसेंशियल एलिमेंट्स, इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड पनिशमेंट एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आजकल सीआरपीसी की लेक्चर सर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। सीआरपीसी कंप्लीट हो जाने के बाद सर एविडेंस एक्ट कंप्लीट करेंगे। बिकॉज अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो सर से जितने भी सेक्शन बनवाने हैं, जितने भी टॉपिक उनसे आपको चाहिए तो आप उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको जो थेफ्ट है उसकी वीडियो कैसी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका आंसर देना है। ओके, तो चलते हैं हम लोग डेफिनेशन की तरफ। ये यहाँ पर बताया गया है आईपीसी का सेक्शन 378 में इसको डिस्कशन किया गया है। ओके, whoever intending to take dishonestly and movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने इतना इंग्लिश क्यों लिख दिया है। तो हम लोग समझते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा, ओके, एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानी पूर्वक इंटेंशन रखते हुए, क्या रखते हुए, बेईमानी पूर्वक इंटेंशन रखते हुए उसकी विदाउट कंसेंट के क्या करता है कि वो अगर हटाता है तो वो क्या कहलाता है, थेफ्ट कहलाता है। यहाँ आपको, आप समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको मैं बता देती हूँ कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी विदाउट कंसेंट के उसके द्वारा हटाया जाना ही क्या कहलाता है, थेफ्ट कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, तो हम लोग एक एक को समझते हैं। फर्स्ट है, ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट दैट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बट इट बिकम capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी चीज, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी चीज जो है अटैच रहती है अर्थ से तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रहती है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रहती है। लेकिन बट, और यहाँ पर वो थेफ्ट का यहाँ पर हो भी नहीं सकता है कि अगर कोई भी चीज अगर जमीन से अटैच रहे तो वो किसी को, कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता है। जैसे कि एक पेड़ है, ओके, इसको हम लोग एग्जांपल द्वारा समझते हैं। एक पेड़ है, एक पेड़ अगर अर्थ से अटैच रहती है तो वो क्या होगी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन बट जब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है उसको अर्थ से क्या करता है, पृथक कर देता है, मीन्स कि हटा देता है, तो वो चोरी का एक्सप्लेनेशन बन जाता है फर्स्ट। जैसे कि वो अर्थ से अटैच है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। बट जब क्या होती है कि कोई भी उस पेड़ को काट देता है या फिर उस पेड़ को अर्थ से हटा देता है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही वो हटाता है कोई भी व्यक्ति के द्वारा, जैसे ही वो कोई भी पेड़ को हटाया जाता है तो वो क्या हो जाएगी, चोरी कहलाएगी। यहाँ पर समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सेकेंड को समझते हैं। मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट्स द सेवरेंस में बी थेफ्ट। ये भी चीज वही कहता है कि कोई भी चीज को पृथककरण करना या हटाना जो है थेफ्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं, थेफ्ट का एक्सप्लेनेशन होता है। एंड जो एक्सप्लेनेशन थर्ड है, अ पर्सन इज सेड टू cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। यहाँ पर क्या चीज बोला गया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं
कि यहाँ पर कोई भी चीजों को क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, कोई भी चीजों से वो क्या कर रहा है, उसके बदले में कोई चीज रख दिया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या है कि हमने अपने घर में एक पार्टी रखी है, वहां पे बहुत सारे लोग पार्टी में आते हैं, वहां पर एक वेटर भी रहता है। वेटर क्या करता है कि मेरी टेबल पर देखता है कि गोल्ड की रिंग रखी हुई रहती है, गोल्ड की रिंग रखी हुई रहती है। अब वो सोचता है कि क्यों ना इस गोल्ड की रिंग को हटा लिया जाए, क्या किया जाए, हटा लिया जाए, या फिर उसको ऐसी जगह पर रख दिया जाए कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है या फिर खोजबीन होता है तो कोई भी व्यक्ति को वो रिंग दिखाई न दे। अब वह वेटर जैसे ही उस रिंग को उठाता है और उठा के और अगर कोई चीज से वो क्या करता है कि मूव कर देता है या फिर उसको हटाकर किसी जगह पर रख देता है, तो वो क्या कहलाएगा, चोरी कहलाएगा। तो ये चीज आपका एक्सप्लेनेशन इसी पर डिपेंड करता है, इस एग्जांपल से रिलेटेड है। ओके, एंड फोर्थ एक्सप्लेनेशन है, अ पर्सन हु बाय एनी मींस काउसेस एन एनिमल टू मूव is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal। यहाँ पर एनिमल के बारे में बहुत चीज बताया गया है, जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अब क्या है कि एक जगह पर क्या होती है कि किसी सड़क पर एक बैलगाड़ी दौड़ रही होती है। बैलगाड़ी जब दौड़ रही होती है तो एक व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है कि बैलगाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से दौड़ रही है, अपने जो मालिक है, अपने ओनर के पास चली जा रही होती है अपने सड़क के रास्ते पे। लेकिन क्या होता है कि एक व्यक्ति को देखता है कि इस बैलगाड़ी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी पेटी रखी हुई होती है, बॉक्स रखा हुआ रहता है। तो वो बॉक्स को सोचता है कि उस बॉक्स में कुछ न कुछ ज्वेलरी भरी हुई होगी या फिर पैसे होंगे। तो वो क्या करता है कि वो उस बैलगाड़ी को इस तरीके से हाँकता है, मीन्स कि इस तरीके से उसे हटाने की कोशिश करता है, अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है कि मैं उसको उस बैलगाड़ी को अलग रास्ते पर ले जाऊंगा और एनिमल के ऊपर तो बैल लगी हुई रहती है, उस बैलगाड़ी को इस रास्ते से ले जाऊंगा कि उसको अकेले करके और उसके ऊपर जो पेटी रखी हुई है, बॉक्स रखा हुआ है, उसमें से उठाकर और उसके बॉक्स के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है उसको मैं ले लूंगा। अब यहाँ पर उस एनिमल को क्या करता है कि मूव करता है। जैसे ही वो उस एनिमल को दूसरे रास्ते की तरफ हाँकता है तो उसने संपत्ति, जो उसने पेटी उठाई हो या नहीं उठाई हो ये डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पर उसने उस बैलगाड़ी को दूसरे रास्ते की तरफ हाँकता है, यही चोरी हो जाएगा। ये चोरी का जो फोर्थ एक्सप्लेनेशन यही कहता है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन 5 है, द कंसेंट मेंशन्ड इन द definition may be expressed and implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority either express or implied। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 5, उसमें बताया गया है कि जैसे कोई भी चीज है उसके लिए क्या है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो है कंसेंट जो है जरूरी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर एक ही लाइब्रेरी रहती है। क्या रहती है? एक ही लाइब्रेरी है। अब वहां पर बी उसका फ्रेंड रहता है। बी क्या है? उसका फ्रेंड रहता है। अब वो सोचता है कि वो क्या करता है कि विदाउट कंसेंट के एक ही लाइब्रेरी से बी क्या करता है, विदाउट एनी कंसेंट, यहाँ पर कंसेंट किस तरीके का होना चाहिए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट होनी चाहिए। वो क्या करता है कि विदाउट एनी कंसेंट जो है एक ही लाइब्रेरी से बुक निकालकर क्या करता है, लेके जाता है और ये सोचता होगा कि वो क्या करेगा कि वो बुक पढ़ के दे देगा। बट यहाँ पर विदाउट एनी कंसेंट वो क्या किया कि वो एक ही लाइब्रेरी से जैसे ही बुक निकाला, वो क्या कहलाया जाएगा, यहाँ पर चोरी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, ये एक्सप्लेनेशन यही कहता है कि आपको कोई भी चीजों को, किसी के भी आप फ्रेंड क्यों ना हो या फिर कोई भी चीज क्यों ना हो, आपको यहाँ पर कंसेंट देना यहाँ पर अनिवार्य है, उसकी कंसेंट लेनी अनिवार्य है। क्योंकि विदाउट कंसेंट अगर आप कोई भी चीजों को लेते हैं
तो वो चोरी के एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थेफ्ट के इसेंशियल एलिमेंट हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा कर लिया एंड उसके डेफिनेशन के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं ये इसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ। फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स है इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जैसे कोई भी प्रॉपर्टी जो है, कोई भी संपत्ति जो है बेईमानी पूर्वक आशय से हटाया जाना, बेईमानी पूर्वक आशय से क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो ये थेफ्ट के जो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है कि गुड फेथ में कोई भी संपत्ति को हटाता है तो क्या इसे चोरी माना जाएगा? नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है गुड फेथ में कोई भी संपत्ति को हटाता है तो उसे सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 79, मैंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वीडियो बनाई हूँ सेक्शन 79, तो इसको क्या होगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, तो यहाँ आपने फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट को समझ लिए। एंड सेकेंड है मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी थेफ्ट के, यहाँ पर थेफ्ट का जो सेकंड इसेंशियल एलिमेंट्स है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई भी चोरी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम लोग चोरी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जब डेफिनेशन दे रही थी तो उसी समय बताई थी कि कोई भी किसी के कब्जे से क्या करता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसेंट बेईमानी पूर्वक आशय से क्या करता है, हटाता है, तो वो थेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसेंशियल एलिमेंट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब जब आप पीसीएसजे का एग्जाम देंगे या एपीओ का एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि क्या विद्युत जो वायर रहती है, इलेक्ट्रिक जो वायर रहती है, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं, क्योंकि विद्युत वायर जो है, जो इलेक्ट्रिक तार जो दौड़ती है, हमेशा लोगों को कहते सुने होंगे कि यहाँ पर देखिए बिजली चोरी हो रही है, बिजली चोरी होगी, जबकि यहाँ पर बिजली चोरी नहीं होती है, बिजली का यूज किया जाता है। क्योंकि बिजली जो है या बिजली का तार जो है मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। आप जो है अगर कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से बिजली को कटिया फेंक के या कोई भी चीज से करके और इसके बाद में बिजली का यूज करता है, तो इंडियन इलेक्ट्रिक एक्ट है 1910 के सेक्शन 39 के अनुसार क्या होगा, वो पनिशेबल होगा, या नहीं तो उसे सजा का प्रावधान किया जाएगा या फिर फाइन लिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, मैम यहाँ पर बताइए कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है आईपीसी के सेक्शन किसमें डिफाइन किया गया है? तो आईपीसी के सेक्शन 22 किसमें डिफाइन किया है? 22 में, आईपीसी के सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है एपीओ के एग्जाम या बिहार पीसीएसजे के एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आपको इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और आपको नोट आउट करके रखना होगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कोई भी व्यक्ति, पर्सन, हम हो गए चाहे आप हो गए चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो क्या मूवेबल प्रॉपर्टी होती है? नहीं, कोई भी व्यक्ति चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है, बल्कि एक मूर्ति जो है, मूर्ति क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बल्कि व्यक्ति जो है मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है। ओके, यहाँ पर हम लोग ने सेकंड पॉइंट को समझ लिया, सेकंड इसेंशियल एलिमेंट को समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड इसेंशियल एलिमेंट। प्रॉपर्टी शुड बी टेकन फ्रॉम समवन। क्या है? प्रॉपर्टी शुड बी टेकन फ्रॉम समवन। यहाँ पर बताया गया है कि संपत्ति को किसी के कब्जे से लिया जाए, पोजीशन से लिया जाए। यहाँ पर बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है कि किसी के कब्जे से कोई भी संपत्ति लेता है। यहाँ पर देखिए पोजीशन डेफिनेशन में ही दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है पोजीशन से, किसी भी कब्जे से संपत्ति लेता है तो वो थेफ्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स के अंतर्गत हो जाते हैं। या फिर यहाँ पर एक तरीके से ओनरशिप भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप क्या करते हो कि इलीगल या फिर लीगल तरीके से कोई भी व्यक्ति के संपत्ति को चोरी करते हैं, ये भी एक गलत बात हो जाती है। और यहाँ पर चलते हैं फोर्थ इसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ।
टेकिंग विदाउट कंसेंट, टेकिंग विदाउट कंसेंट, कोई भी डेफिनेशन में ही इसेंशियल एलिमेंट छुपा होता है, कोई भी डेफिनेशन में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताई हूँ मैंने, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, यहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट्स में भी बताया गया है टेकिंग विदाउट कंसेंट। इसके अंतर्गत एक केस आ जाता है, हनुमंत का केस है 1877, 1 बॉम्बे 610 के केस में बताया गया है कि एक जो है इस जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर रहता है, ओके, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर रहता है, उसकी कंसेंट से क्या होती है कि उसकी कंसेंट से फॉरेस्ट के क्या कर किए जाते हैं कि फॉरेस्ट से बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा था, पेड़ों को क्या किया जा रहा था, काटा जा रहा था, क्योंकि उसकी लकड़ी हो सकती है यूज करी जा रही होगी या उसको बेची जा रही होगी। तो यहाँ पर क्या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जो है क्या फॉरेस्ट का मालिक होता है? नहीं। किस फॉरेस्ट का कौन मालिक होता है? ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट होगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। कोई भी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के कंसेंट से आप किसी भी फॉरेस्ट की लकड़ी को काट रहे हो तो आप एक तरीके से चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का कंसेंट है वो फ्रॉड दिया हुआ है। इसमें से 100% में से हो सकता है कि 50% जो है उसका यहाँ पर क्या होगा, उसका एक तरीके से प्रॉफिट बना हुआ होगा, इसीलिए उसने कंसेंट दिया कि तुम जो फॉरेस्ट है उसकी लकड़ी काटो, अगर जो भी पैसा मुनाफा आएगा उसमें से हम लोग 50% लिया जाएगा। तो यहाँ पर उसका कंसेंट जो है क्या है, इलीगल है, अवैध है। ओके, अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है रिमूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी। रिमूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का हटाया जाना। यहाँ पर कोई भी संपत्ति का हटाया जाना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ए क्या करता है, बी के घर में जाता है। ए क्या कर रहा है, बी के घर में जाता है। बी के घर में बी की रखी हुई चादर को सोचता है कि मैं क्यों ना इसकी चादर को उठा के लेके चला जाऊं। वो क्या करता है, चादर समेटने लगता है। जैसे ही उस इंटेंशन से, बेईमानी पूर्वक इंटेंशन से वो चादर को समेटता है तो वो क्या कर रहा है कि वो एक तरीके से क्या कर रहा है कि थेफ्ट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं सेक्शन 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। अगर आप कोई भी चोरी करते हो तो आपको चोरी के लिए सेक्शन 379 के अंतर्गत 3 ईयर जेल, कितनी है, 3 ईयर जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। नहीं तो बोथ होगा, फाइन एंड 3 ईयर जेल हो सकती है। एंड सेक्शन 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस ETC मीन्स होती है कि निवास गृह आदि में चोरी। अगर आप निवास गृह आदि में चोरी करते हैं तो 7 ईयर की जेल एंड बोथ होती है। अब यहाँ पर किस तरीके की निवास हो सकती है, जैसे कि आप जो है हाउस हो गया, टेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, या फिर एसेट की जैसे सेफ्टी के लिए कोई भी चीज बनाया गया है उसके अंतर्गत जाकर अगर आप चोरी करते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ओके, अब यहाँ पर एक और बात आती है, किसी की बरामदे, किसी की मकान की छत हो गई, या फिर किसी के कैंपस हो गया, या ट्रेन को हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है हाउस के अंदर वो चोरी नहीं मानी जाएगी। किसी का बरामदा हो गया, किसी का छत हो गया, या फिर कोई ट्रेन हो गई, ट्रेन में कोई फैमिली सफर कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत चोरी हो जाती है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आएगी। हाउस बोला गया है, हाउस के अंतर्गत आपको पता है, हाउस के अंतर्गत हो जाता है आपका टेंट हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, एसेट्स की संपत्ति यानी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो भी चीज बनाए गए हैं उसके अंतर्गत अगर आप चोरी करते हैं तो इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं और आपको 7 ईयर की जेल एंड बोथ आपको पनिशमेंट मिलेगा, 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। ओके, एंड सेक्शन 380 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोसेशन ऑफ मास्टर। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी लिपिक क्या करता है, स्वामी के कब्जे से संपत्ति को चोरी करता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। बहुत सारे यहाँ पर कार्यालय हो गए या फिर बहुत सारे ऑफिस के अंतर्गत क्या करते हैं, जो लिपिक होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, बहुत सारा घूस लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, इसके बाद कोई भी काम करते हैं। तो अगर आप ऐसी चोरी करते हो या अगर आप ऐसा कब्जे के द्वारा, पोसेशन के द्वारा किसी की प्रॉपर्टी को आप क्या करते हैं, हड़पते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो और
इसके अंतर्गत आपको जो है सजा का प्रावधान किया जाएगा। सेक्शन 382 थेफ्ट आफ्टर प्रोप्रेशन मेड फॉर causing that hurt or restraint in order to the committing of the theft। यहाँ पर बताया गया है कि मृत्यु, उपहति या फिर आपकी अवरोध हो जाती है, सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी करने के पश्चात जो चोरी की जाती है उसको इस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 10 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। ओके, मैंने बोली थी कि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आईपीसी के कौन से सेक्शन में दिया गया है। एंड इलेक्ट्रिक वायर का अगर आप मिसयूज करते हैं या फिर कह सकते हैं कि उसकी एक तरीके से कहा जाए कि उसको कटिया फेंक के या फिर गलत तरीके से आप उसको यूज करते हैं, तो उसको कौन से एक्ट के अंतर्गत या कौन से सेक्शन के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।